नमस्कार, आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ मानसी, और आपके स्क्रीन पे यूएस फ्यूचर्स इस समय नजर आ रहे हैं हरे निशान में। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार का मूड थोड़ा सा नरम है। हो क्या रहा है बाजार में कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हल्की सी नरमी है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अलग तरह का मूड है, बहुत चटपटा टाइप का मूड है। और मिड इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पर ही बाजार का चली गई चटपटा है। मूड आपके मेरा भी टेबल पर चटपटा भी मैं मूड हो देख रहा है रही हूँ थोड़ा सा। और आपके टेबल पर इस वक्त पानी जी पूरी हाँ, देख रही हूँ। मेरे टेबल पे इस समय है पानी पूरी, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानसी जी। Oh ये my लीजिए, God. नो शर्माइए, एक पानी पूरी खाइए। क्योंकि गूगल डूडल का दिल ये जो दिखा है देता हूँ वो अपने पानी पूरी viewers पर आया को। है। जी हाँ, क्योंकि गूगल जो है वो मना रहा है, पानी पूरी सेलिब्रेट कर रहा है। आप उसमें से एक लेके खा भी सकती हैं, शर्माइए मत। तो उसका रीजन ये है कि इंदौर में जुलाई में 15 जुलाई को 12 जुलाई 2015 में एक ऐसा रेस्टोरेंट था मध्य प्रदेश में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जाना। 51 तरह की पानी पूरी जी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इसीलिए गूगल जो है वो अपने डूडल पे पानी पूरी सेलिब्रेट कर रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी यहाँ स्वदेश, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही स्वदेश है, तो पूरी स्वदेशी फ्लेवर रहती है। आज शो की शुरुआत पानी पूरी से। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि इंडिया में हर सिटी में अलग अलग तरीके की पानी पूरी मिलती है। यहाँ इसे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं। और अब इंदौर वालों ने तो एक नया रिकॉर्ड ही कह सकते बना दिया है। गूगल डूडल का भी दिल आ गया है। तो हमारी भी ये चटपटी शुरुआत चटपटे चाट के साथ। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार का जायजा लिया जाए। मुंह में फ्लेवर तो बहुत ही शानदार हो गया। अभी हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, बाजार में एक फ्लैट लाइन पे कारोबार हो रहा है। 19,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, वो तो 44,800 के नीचे भी चली गई है। लेकिन आइए, बैंक निफ्टी ड्रैगर है थोड़ी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में डेज हाई की तरफ आप कारोबार देख रहे हैं। छोटे बैंकों में काम हो रहा है। कुछ और आपके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स, एलगी इक्विपमेंट, एलिकॉन इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पॉलीकेयर वापस आ गया डेज हाई पे। तो स्मॉल कैप मिड कैप में डेटा एकदम मजबूत है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज शाम को आईआईपी का डेटा आएगा इंडिया का, सीपीआई का डेटा आएगा जिस पे बाजार की नजर रहेगी, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, यूएस का भी सीपीआई का डेटा आएगा। तो लार्ज कैप इंडेक्स उसके पहले थोड़ी सी नरम है, लेकिन जैसे मैंने बताया, बोरिंग मार्केट नहीं, एकदम चटपटा मार्केट है, जैसा हमने बात की। और हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी एयूएम कैपिटल के जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए, और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, राहुल घोष, जो सुदीप शाह और राहुल घोष दोनों। आप तीनों का स्वागत है। हम बात करेंगे राजेश अग्रवाल जी से। राजेश जी, आप दिल्ली से ज्वाइन करते हैं। पानी पूरी की तरफ देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसमें पानी मिसिंग था। सूखा वाली पूरी थी ये, सूखा पूरी। बॉम्बे में क्या होता है कि पूरा पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी देते हैं। आप ये देखिए, एक सूखा पूरी दे दीजिए जरा, ऐसे बोलते हैं सब लोग जब पूरा खत्म हो जाता है ना उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, आपको कौन से फ्लेवर का पानी पूरी पसंद है? सबसे पहले ये बताइए, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है। आप बॉम्बे हमारे साथ जुड़ रहे हैं या दिल्ली से? जी, मैं कोलकाता से जुड़ रहा हूँ। कोलकाता, पुचके वाले से। ओके, बताइए। पहले तो आपको, मानसी जी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और जहां तक आप ये जो पानी पूरी की चर्चा कर रहे हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पानी पूरी जो कि पुचका के नाम से हमारे कलकत्ता में जाना जाता है, हाँ, वो कहीं नहीं। अगर आपने यहाँ की खा लिया तो फिर कहीं का नहीं खाएंगे। ये देखिए पानी पूरी है, एक खा लेता हूँ मैं। और पानी पूरी का स्वाद कभी भी आपको ऐसे प्लेट में रख के नहीं आता है, वो आप जब ठेले दोने में पे रखते खाते हो स्वाद आता है। कलकत्ता जाना पड़ेगा लग रहा है। कोलकाता जाना पड़ेगा। और आप समझो कितने टेंशन की बात होती है पानी पूरी खाना। एक हाथ में हो, एक मुंह में हो, और एक दुकानदार हाथ में लेके खड़ा है कि आपका पत्ता खाली हो तो वो उसमें डाले। तो कितने टेंशन की काम होता है ये। फिर भी आई नो कलकत्ता से बेटर तो कहीं मिल नहीं सकता है। वादा करता हूँ इस बात पे कि इस बार दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं जरूर आऊंगा कोलकाता। बिल्कुल। और वहां से एक बहुत ही शानदार शो करेंगे, और वहां पे हम पुच्चे की दुकान पे जाके एक स्पेशल शो करेंगे। वहां के काठी रोल बहुत जाने माने होते हैं। खाने का फूड, मतलब फूड सीन तो कोलकाता का अनबिलीवेबल है, बहुत ही शानदार। और राहुल और सुदीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए बाजार की बातचीत को आगे लेके चलते हैं। राहुल जी नमस्कार, नमस्ते। क्या करवा रहे हैं बाजार में आज? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो बाजार में 19,500 जैसे आपने कहा, वहां पे एक रेजिस्टेंस है
बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बाजार में आप नोटिस करेंगे, लास्ट फ्यू डेज में निफ्टी जुलाई सीरीज के मंथली एक्सपायरी के 18,500 18,600 के जो पुट्स रिटर्न है वो पुट्स अनवाइंड किए जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतना फार अवे पुट्स, और ये हेजेस नहीं है। हेजेस तो 19,000 पुट ऑप्शन हो सकता है, 18,500 600 एंड 700 के पुट्स क्यों अनवाइंड किए जा रहे हैं, वो भी इतनी मात्रा में। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बाजार में, अभी आप नोटिस करेंगे तो 19,100 और 200 के बीच में बाय है, और जब तक 19,520 जो प्रीवियस हाई है एक डिसिसिव बुलिश कैंडल से क्लोज नहीं होता है, तब तक तो साइडवेज रेंज ही रहेगा, और बाइंग का रेंज आएगा 19,100 और 200 के बीच में। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अगर नोटिस करेंगे 45,200 जो लेवल नोटिस करने वाली बात है, वो 45,200 के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग आना चाहिए बैंक निफ्टी में। जब तक वो नहीं आता है, बैंक निफ्टी साइडवेज टू थोड़ा नेगेटिव बायस में रहेगा। तो 45,200 विद रेस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी के ऊपर बाइंग है, और निफ्टी के केस में 19,200 के नीचे बाइंग हम देख सकते हैं। ओके तो चलिए, ये स्ट्रैटेजी राहुल की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर बाइंग लेवल्स किन स्तरों पर बनते दिखेंगे। लेकिन सुदीप, आपकी रीडिंग क्या कहती है? स्ट्रैटेजाइज कैसे कर रहे हैं मार्केट्स को इस वक्त, और आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर कीजिए हमारे साथ, स्टॉक आइडियाज। गुड आफ्टरनून मानसी जी एंड सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। जो इस सबसे मार्केट में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पिछले 4 दिन से लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, जबकि निफ्टी में हम देख रहे हैं कि हायर लो बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, एंड 19,500 19,520 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बट एक चीज गौर करने की और एक चीज बात है कि 19,330 19,350 के नीचे भी निफ्टी फिसल नहीं रहा है। तो मे बी मार्केट जो अभी आईटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर कल से अभी एचडीएफसी लिमिटेड विल बी आउट ऑफ द इंडेक्स, तो ये सारी चीजों को और इंडेक्स का वेटेज और जो इंडेक्स मैनेजमेंट होगा वो सारी चीजों को मार्केट पचा रहा है मुझे लग रहा है। और एक दो दिन और शायद से हम ये कंसोलिडेशन देखें। एंड अगर बैंक निफ्टी भी देखें तो 45,100 45,150 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकलने से ही हम एक नई रैली देखेंगे, एंड एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा जो कल आईटी के रिजल्ट्स आज जो आएंगे, जो जिसके ऊपर मार्केट कल रिएक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मिड कैप में अगर एक देखें तो एक अच्छा स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है वो है वेल्सपन इंडिया। अब ये स्टॉक के हम ये सेक्टर में भी देख रहे हैं कि काफी स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, और एक बड़ा मूव हमने देखा था यहाँ पे मार्च और अप्रैल के बीच में 65 से लेकर 100 105 के रेंज के बीच में। अब उसके बाद स्टॉक पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है 85 से लेके 95 के बीच में, और आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से लिया जा सकता है 96 के स्टॉप लॉस से 102 का टारगेट। और दूसरा स्टॉक है जो मेरी नजर में है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब पीएसयू बैंक इंडेक्स हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चे में थी और बहुत अच्छा एक बुलिश मूव हम देख रहे थे, और यहाँ पे ट्रेजेक्टरी अभी भी अच्छा है, और पिछले 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में आ गया था। पर मुझे लग रहा है अब अगले 1-2 दिन में यहाँ से एक वापस से हम एक नया मूव ऊपर की तरफ देख पाएंगे। डेली वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 215 और 220 के टारगेट आ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। वेल्सपन इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 कॉल्स इस वक्त सुदीप की तरफ से खरीदारी की राय। राहुल, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो 2 लॉन्ग साइड के ट्रेडिंग आइडियाज है। एक पब्लिक सेक्टर बीएचईएल में है। बीएचईएल का बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है हाल ही में। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 90 और शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 98। बट बीएचईएल एक बताना चाहूंगा यहाँ पे कि थोड़ा लंबे अर्ज के लिए भी फ्यू मंथ्स इफ समबडी वांट्स टू होल्ड, बीएचईएल इज अ गुड कैंडिडेट इवन फॉर दैट। दूसरा सीमेंस में है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। आज भी बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, कल भी एक ब्रेकआउट हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 3700 और टारगेट होगा 3975। तो सीमेंस और बीएचईएल। ओके, सीमेंस, बीएचईएल, ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त राहुल घोष के रेडार पर। तो कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स हो चुके हैं, और ये चारों के चारों स्टॉक्स में खरीदारी की राय। बीएचईएल, सीमेंस जैसे काउंट। इनफैक्ट सीमेंस को तो आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे
एलगी इक्विपमेंट्स और सीमेंस, क्योंकि एलगी इक्विपमेंट्स ने एक 10 ईयर सप्लाई ऑर्डर सीमेंस से हासिल किया, उसके ठीक बाद हमने देखा दोनों स्टॉक में मूवमेंट जी आज हाँ। सुबह हमने देखा। इनफैक्ट अगर आप देखें ना, टीडी पावर सिस्टम्स, एल्कॉन इंजीनियरिंग, सीमेंस, एलगी, ये मिड टियर इंजीनियरिंग और ये इंजीनियरिंग और कैपिटल स्टॉक्स में एक सेकंड राउंड बाइंग शुरू हो थीम गई है। डेवलप हो रहा है, राइट। लेकिन राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये रिसेंट आईपीओ जो आया था यूनिपार्ट्स इंडिया, इनफैक्ट आईपीओ आने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी नरमी आ गई थी अगर आपको याद हो तो, लेकिन आज 10% चला हुआ है। मामला क्या है? 650 रुपए का भाव हो गया, आपने नजर डाली क्या? राजेश जी, राजेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी, या आप गोलगप्पे खाने चले गए? हैं तो राजेश जी, राजेश जी को आवाज नहीं आ रही है। सुदीप के पास चले जाते हैं। सुदीप, इतना कम डेटा है यूनिपार्ट्स के, 1 साल का डेटा होगा मेरे हिसाब से, जरा एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे क्या पॉसिबल होगा आपके लिए? यूनिपार्ट्स राइट, जो जी। नया आईपीओ आया था, 7% ऊपर है आज। यूनिपार्ट्स अगर हम देखें तो जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक में था अराउंड 590 595 के करीब, अगर हम जब से ये डेटा है तो पिछले कुछ महीनों में दिसंबर जैन से लेके पीक्स स्टॉक ने बीच बीच में इंटरमीडिएट पीक्स 590 595 का बनाया था, पर नीचे 530 के नीचे भी नहीं जा रहा था, तो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये एक जो इसको हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट जो बोलते हैं, जो ये चैनल से बाहर निकला है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव आ रहा है बड़े कंसोलिडेशन के बाद। अराउंड 6-7 महीने का जो कंसोलिडेशन है, उसके बाद स्टॉक वॉल्यूम के साथ बाहर निकला है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक खरीदारी की जा सकती है डिप्स पे। अराउंड कम डेटा है, इसके वजह से जितना भी डेटा है वो पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि एक बार 600 605 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम, और ऊपर की तरफ ये रैली में एक 680 और 720 के लेवल्स अपसाइड तक प्रोजेक्ट हो रहे हैं उस अगले कुछ हफ्तों में। कुछ और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जहां अच्छे मूव आ रहे हैं। एक नया एक सेकंड राउंड शुरू हो रहा है, जो छोटे बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स। राजेश जी हमारे साथ आ चुके हैं क्या? राजेश जी आपको आवाज आ रही है इस बार? ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, राहुल के पास जाते हैं। राहुल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लेके आई डायरेक्टर साहब, साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, करूर विश्या बैंक, ये जितने भी छोटे बैंक हैं, इनमें एक ऐसा लग रहा है कि एक नया राउंड शुरू हो रहा है। 2-3 क्वार्टर के तबीयत से चले थे ये बैंक, उसके बाद पीटर आउट हो गए थे। अब इन सब बैंक्स के ना डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट लेके आइए, आपको कैप्चर होगा कैसे चले, वन साइडेड टॉप आउट हुए, कंसोलिडेट हुए, और अब सेकंड राउंड शुरू है। आप किस पे बेट करेंगे राहुल? इन सारे बैंक्स की बात करूं मैं तो ऑल दी जो भी साउथ इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, जेएनके बैंक के आपने नाम लिए हैं, अभी सारे में जो ब्रेकआउट आया है और जो आज या कल का मूव भी आप देख रहे हैं ना, तो बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स में हुए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये अपमूव के बाद भी आप नोटिस भी बॉलिंजर बैंड पे वॉक कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी तक थके नहीं है, तो विच इज अगेन अ गुड साइन। अगर एक पिक की बात करें तो जेएनके बैंक फिलहाल अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है आज ऊपर की तरफ, अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट हुआ है, तो जेएनके बैंक कैन बी बॉट। एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए कंसोलिडेशन के नीचे, 67 जो कंसोलिडेशन के नीचे वाला लेवल है, उस पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग कर सकते हैं जेएनके बैंक। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज बैंक्स पसंद आता है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट को। लेकिन इस बीच जहां हम ब्रॉडर इंडिसेस की बात कर रहे हैं, कई सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन आज नजर आ रहा है। मजगांव डॉक को देखें, करीब 8% की तेजी के साथ आज दिन की शुरुआत से ही अच्छा खासा एक्शन इस स्टॉक में बिल्टअप होता हुआ दिखा है। कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की अगर बात करें, BSE, MCX जैसे काउंटर्स हैं जो कि आज सुबह से अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं। ये सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 8 to 9% की बाइंग थ्रू आउट द डे देखने को मिली है। सुदीप, आपकी राय मजगांव डॉक पर क्या होगी? 8-8.5% तक के मूव्स यहाँ नजर आ रहे हैं। सुदीप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मजगांव डॉक अगर हम देखें तो पिछले कुछ
3-4 सत्र में ये स्टॉक ने कुछ 35-40% का एक गेन हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी इसे चेज नहीं करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की दृष्टि से, बट जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है वो बहुत ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं। तो अगर हम सही सलाह किसी को दें कि स्टॉक तो चल ही रहा है, अगर शायद से कल क्या पता कि और 5-7% भी यहाँ से चल जाए, पर मुझे लग रहा है ये आखिरी 10-15% होंगे अपसाइड इन दिस करंट रैली। उसके बाद हम इसमें एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज फेज देखेंगे। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स को जो डिफेंस वाले जो चल चुके हैं पिछले कुछ 2-3 दिन में, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, जीआरएसई, पारस डिफेंस, ये सब स्टॉक्स अपने सेक्टर के हिसाब से और जो सेक्टर लाइमलाइट में है वो हिसाब से बहुत अच्छे हैं। पर मुझे लग रहा है ये सब बहुत ज्यादा बहुत तेजी से चल चुके हैं। तो एक रियलिटी चेक लेना चाहिए यहाँ पे, और एक मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए, एंड फिर जब एक नया मूव स्टार्ट हो तब लेना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार जैसे मजगांव डॉक की हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 1550-1600 का जो लेवल होगा वो एक राइट लेवल होगा एंट्री का, री एंट्री करने के लिए। और जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उन्हें तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एंड मीडियम टर्म ट्रेडर्स या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड कर सकते हैं इसे। ओके तो चलिए, मजगांव डॉक इनफैक्ट सही कहा आपने सुदीप, काफी ज्यादा चल चुके हैं, लेकिन आज ये एक न्यूज फ्लो है और इस न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक में एक मूवमेंट आज के सत्र में देखने को मिली है। 4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 25% के मूव्स हैं। सबमरीन्स के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है जिसके चलते जोश है। हालांकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिलिंग की तरफ से कुछ ऑर्डर्स 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स खरीदने को मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां हम इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल आउटलुक भी आपके बीच में रख रहे हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी हमारी कड़ी नजर है, पैनी नजर है। और ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए आज kushbohra.com से कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुश, बताइए ऑप्शंस के चैंपियन में आपका आज का ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है? जी मानसी, आज व्यूअर्स के लिए जो मैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लाया हूँ वो है यूपीएल पे। वेल देखिए, ये सारी स्पेस जो है इसमें स्टॉक्स में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट गोइंग हायर। यूपीएल ने 650 का जो लेवल है उसको ब्रेक किया है और सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक पुट्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बेयर पुट स्प्रेड। इस स्ट्रैटेजी में आप 645 का जो पुट है वो बाय करें 13 रुपए पे, 620 का पुट है उसे आप सेल करें 5 रुपए पे। इस स्ट्रैटेजी में आपका जो मैक्स लॉस है यह है 10,400 रुपए का, लेकिन जो मैक्स प्रॉफिट है ये 22,100 रुपए का हो सकता है अगर यूपीएल 620 जाता है और उसके नीचे एक्सपायर होता है तो। ठीक है, कुश का ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूपीएल पे कमजोर लग रहा है। मुनाफा 22,000 का, नुकसान होगा तो 10,000, यानी 2:1 का बढ़िया रेशो बना हुआ है। अगर नुकसान कंप्लीटली गारंटीड नहीं है कि होगा ही नहीं, बट मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, हाँ। और मैक्सिमम प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट डबल ऑफ दैट, और जो भी हम सामने ही बताएं। बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और राजेश जी हमारे साथ आ चुके हैं। राजेश जी, ये हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स के अंदर आज फिर से एक बाहर सी आ गई है। स्पंदना स्फूर्ति की बात करते हैं, 750 रुपए क्रॉस कर रहा है, करीब 5% फ्रेश ऑल टाइम हाई। आपने देखा ये स्टॉक या कोई और माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स? क्योंकि नंबर्स तो सभी पूरे सेक्टर की तेजी में आ गए, और आपका ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ जो आया उसमें मैनेजमेंट यही कह रहा था कि भयंकर टेलविंड है उत्कर्ष का। देखिए, मेरे हिसाब से जो अभी मूवमेंट बनी हुई है ना, वो विशेषकर इस बात से बनी हुई है कि जैसे आपने बताया उत्कर्ष का आईपीओ आ रहा है, और नंबर्स भी इस तिमाही के या पिछली तिमाही के देखेंगे, या जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिए हैं, प्रोविजनल फिगर जो दिए हैं, वो मेरे ख्याल से सबके बेहतर आए हैं, और ये उम्मीद बनी हुई है कि इस क्वार्टर में नंबर अच्छे आएंगे। जो दिक्कतें हैं वो हमें ये देखनी पड़ेगी कि एनआईएम्स ये मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, या एसेट क्वालिटी क्या होती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इससे बेहतर स्थिति में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जो अभी थोड़ी देर पहले स्मॉल कैप बैंक्स की बात कर रहे थे, वहां पर बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है। वहां हम समझते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र या पंजाब एंड सिंध बैंक वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर किसी को थोड़ा सा स्टेबल या सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो और थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखना हो, तो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बेहतर स्थिति में एचडीएफसी बैंक है, जो कि मर्जर के बाद मुझे लगता है एक बड़ी एंटिटी बनकर उभर कर सामने आएगा। उनके रिटेल पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे, एनआईएम्स अच्छे हैं ही,
एसेट क्वालिटी लेके कोई चिंता ही नहीं है, और लगातार कई क्वार्टर से, कई वर्षों से बैंक 20-22-21% की ग्रोथ दिखाती आई है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल नजर रखना चाहिए। इस वक्त स्मॉल फाइनेंस सेक्टर से मैं थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा। एक स्टॉक है जो इस पूरे स्पेस में हमें अच्छा लगता है, वो एयू बैंक का है, जिसके नंबर्स भी अच्छे आए थे, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव होने के कारण से एसेट क्वालिटी की उतनी दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर किसी को स्पेस में ही जाना हो तो एयू पे ध्यान दे सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्ले आउट करना ही है तब, अदरवाइज आप पीएसयू बैंक्स पर फोकस कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स भी, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक तो द बिगेस्ट मर्जर के चलते खबरों में भी है, और इसके लगातार जो टेकअवेज हमारे एक्सपर्ट से, ब्रोकरेज से पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह एक और खबर थी जो कि काफ़ी हद तक चर्चित रही, और वो थी ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों में जो बढ़ोतरी की खबर आई है, उससे गेमिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर दबाव देखने को मिला। हो भी क्यों ना, क्योंकि कसिनो पर देख रहे हैं 28% जीएसटी लगने से हम देख रहे हैं जितनी भी कसिनो रिलेटेड, ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड कंपनियां हैं, इन पर एक असर पड़ता हुआ दिखा है। जीएसटी काउंसिल ने दरों में 18% से बढ़ोतरी कर सीधा 28%, जो कि लार्जर पे बैंड कह सकते हैं, वहां पर कर दिया है, नीश कैटेगरी तक पहुंचा दिया है। डेल्टा कॉर्प में 20% से ज्यादा की गिरावट है। आइए इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स, कौन सी लिस्टेड प्लेयर्स हैं ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में और उन पर किस तरह का असर पड़ रहा है, आशीषा से समझें। आशीषा, आप बताइए। जी हाँ, डेल्टा कॉर्प में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो पिछले एक साल में 180 लेवल से 250 लेवल्स तक स्टॉक गया था पिछले एक साल में। आज ऑफ कोर्स भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जीएसटी में कुछ चेंजेस आए हैं। याद रखें, करीब करीब कंपनी का 80% रेवेन्यू कसिनो बिजनेस से आता है और 15% रेवेन्यू ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस से आता है। इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। जीएसटी काउंसिल ने जो पहले 18% का जीएसटी रेट था, वो बढ़ाकर 28% कर दिया है। याद रखें, ये 28% का रेट परचेज वैल्यू पर लागू पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100% की टिकट लेते हो तो उसके ऊपर फ्लैट 28% का जीएसटी लग जाएगा। पहले जीएसटी काउंसिल में अलग रेट्स थे स्किल गेमिंग के लिए और बाकी ऑनलाइन गेमिंग के लिए, लेकिन अब फ्लैट रेट लगा दिया गया है और 28% का ये रेट लगाया है, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल करीब करीब 95% का रेवेन्यू कंपनी का कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग से आता है, जिसके चलते पूरे बिजनेस मॉडल पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी बाकी सेक्टर्स में भी है, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन उसमें से केवल 5% रेवेन्यू आता है और मेजर चंक जिस बिजनेस से आता है उस बिजनेस पर ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। टाटा कंपनी का डेल्टा टेक का आईपीओ भी आने वाला था, जिसके चलते पिछले एक साल में स्टॉक में अपमूव देखने को मिला था। अब वो आईपीओ का क्या होता है, करीब करीब 550 करोड़ का फंड रेस था उस आईपीओ के द्वारा, उस पर भी अब क्वेश्चंस रेस हो रहे हैं। लेकिन लार्जली जो कंपनी का 95% रेवेन्यू सोर्स था उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है और उसी के चलते स्टॉक में भी आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में इनफैक्ट आज सुबह हमने डिटेल डिस्कशन भी किया। एक सिनेरियो तो है ही, बिजनेस मॉडल्स में काफी हद तक इस वक्त तो ऑन द फेस ऑफ इट नुकसान। मैं एक डेल्टा कॉर्प में खास बात बताना चाहूंगा, राजेश जी की ओपिनियन ले सकती हैं आप उसके बाद। वो ये है, इसका एक साल चार्ट लेके आई डायरेक्टर साहब डेल्टा कॉर्प का। अभी मैं हाल ही में गोवा गया था, डेल्टन में ऐसी भीड़ लगी हुई थी, मैं अंदर नहीं गया। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मेरा कोई शौक नहीं है इस तरह का, लेकिन मैं बाहर से गुजर रहा था और जर्नलिस्टिक थोड़ी उत्सुकता होती है, क्यूरोसिटी होती है, देखने कैसा चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा अंदर गया और देखने लगा, भीड़ ऐसी लग रही थी जैसे फ्री में बट रहा हो। तो धंधा इनका जो है, जो गेमिंग का जो भी कह लीजिए, बैटिंग का काफी अच्छा है। लेकिन एक साल में भाव उसका, एक साल का चार्ट अगर आप देखिए और थोड़ा लंबा अगर आप देखेंगी तो 120-130 रुपए से चलना शुरू हुआ और टॉप में ये 240 की तरफ गया था। 240 से गिरा है, राइट, 25% तो आज ही घट गया। वो इसलिए क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है, 5 साल में ये गिराई है, गिरावट नहीं, इसमें बता रहा हूँ आपको कि इनकी एक सब्सिडरी है जो ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार लॉन्च किया जिसने, और वो आईपीओ लाने वाली थी, तो उसके चक्कर में इसकी रीरेटिंग बहुत जबरदस्त हुई थी। तो ऑनलाइन गेमिंग का आईपीओ इसके लिए क्या वैल्यू अनलॉकिंग करेंगी, इसके ऊपर वैल्यू रीरेटिंग हुई थी इसकी। जब अब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस मॉडल पर सवालिया निशान लग गया आज की 28% की जीएसटी से, तो ये धराशायी हुआ और स्टॉक आज 27-28% नीचे में और अभी 22-30% गिरा हुआ है।
इस तरह के माहौल में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं गिरा हुआ है मैं क्या ले लूं, तो राजेश जी आप क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे उनको? देखिए अजय जी, जैसा आपने कहा ना कि आप वहां से गुजर रहे थे और आपने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ्री में गेमिंग हो रही हो, ये एक फैक्ट है। तो इसमें भले 28% की जीएसटी लग गई हो, नीजक रिएक्शन से स्टॉक टूट गया हो, लेकिन ये बात मान करके चलिए कि प्राइसिंग पावर इनके पास है। और चूंकि ये अकेली लिस्टेड कंपनी है कैसीनो के बिजनेस में, और मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग पावर में बढ़त हो जाएगी तो कैसीनो जाने वाले लोग हिचकिचाएंगे, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इनका जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चलेगा, ग्रो होता रहेगा, अकेली लिस्टेड कंपनी है। और ये जो कॉस्ट इंक्रीज होगा मेरे हिसाब से ये बहुत सहूलियत से पास ऑन कर देंगे अपने कस्टमर्स को। हो सकता है इसमें 1-2 क्वार्टर्स लग जाएं पूरे मॉडल चेंज करने में, या इस कारण से मध्यम अवधि में थोड़ी दबाव इसमें देखा जा सकता है। बट जिस तरीके की गिरावट आज हुई है, और कोई बहुत शॉर्ट टर्म का निवेशक हो, माने महीना 20 दिन के लिए या 1.5-2 महीने के लिए ले रहा हो, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 5-7-10% के अप मूव के लिए। लंबी अवधि के निवेशकों को इस वक्त मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हाथ डालना चाहिए जब तक कि कोई क्लैरिटी आए। ऑन अ मिड टर्म बेसिस कंसर्न जरूर रहेंगे डेल्टा कॉर्प पे, लेकिन वो भी तो है ना, एक दलील ये भी है कि किसी का नुकसान किसी का नफा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग कंसर्न्स हैं, लेकिन भारतीय बाजार में तो है ही नहीं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हम देख रहे हैं एमसीएक्स, बीएसई आज बढ़िया चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि जो गेमर्स हैं, जो थोड़ा सा उस वाली मानसिकता वाले हैं गैम्बलिंग टाइप की, तो क्या वो बाजार को का गेमर्स बाजार तो सबको वेलकम करता ही है बाजार सबको वेलकम करता है, बट ये गैम्बलिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, ये सेफ है, ये सेफ स्किल है, ये लक थोड़ा है। हमारे साथ रुचित और राहुल ने एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इसके ऊपर व्यू। बाजार ने तो खींच दिया ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को, राइट, कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, लेकिन ये स्किल का गेम है या लक का गेम है? राहुल आप बताइए। 100% स्किल का गेम है। लक कैन ओनली बी अ स्मॉल वेरिएबल, एक छोटा सा वेरिएबल हो सकता है आपके फेवर में, बट 100% स्पेशली आप ऑप्शंस की बात करें तो कंप्लीटली स्किल का गेम होता है। सुदीप आप क्या कहेंगे, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ लक? आई अग्री विद राहुल। यहाँ पे लक तो हम बोल सकते हैं, लेकिन लक की गुंजाइश बहुत कम होती है। आप एक बार लक के दम पे आप पैसा बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 3 बार, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जब आप लक के साथ काम करते हैं। बट अगर आपके पास स्किल है तो यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट इन अप्रोचिंग द मार्केट्स, और वो पैसा सुकून से बनेगा। देखिए ये जो है यंग अग्रेशन बोल रहा है, थोड़ा अनुभव से पूछते हैं जरा कि इसके अंदर कितना स्किल है, कितना लक। राजेश जी आप बताइए, आपके पास 25 साल का अनुभव है, बताइए सच में कितना स्किल है और कितना लक है? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। अगर सही कहा जाए बिना कोई बायस के, तो मैं समझता हूँ इसमें 70% लक का देखा, काम है। ये बात है, ये मैं सुनना चाह रहा था, अनुभव और यंग अग्रेशन दोनों अलग अलग इसमें बना के देखा है जिनके कोई स्किल नहीं है, बट वो कुछ भी करते हैं सही पड़ जाता है। क्या बात है। और बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट को और बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को जो दिन भर बैलेंस शीट पढ़ते हैं उनको कुछ नहीं करते देखा है। जी हाँ, ये तो बात सही है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन चलिए ऑन दिस नोट, इनफैक्ट जहां गेम ऑफ स्किल की बात रही है, राजेश जी ऑफ कोर्स वी हियर यू, और आपकी बात में भी बिल्कुल दम है। ये अनुभव से बोल रहे हैं, इन्होंने बड़े साइकिल्स देखे। मैं कतई नहीं कह रहा कि राहुल सुदीप, लेकिन राहुल सुदीप यंग जनरेशन के ट्रेडर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, और राजेश जी ने एक पीढ़ी निकाल दी है। लेकिन एक बात तो है, हमारे ईटी नाउ स्वदेश चैनल पर जो स्किल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो इस गेम ऑफ स्किल को और ज्यादा स्किलफुली आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और पर जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन खबरें ढेर सारी हैं, और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट खबर गरम है का, डीलिंग रूम चेक कर। चलिए जानते हैं, शरद हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ गए हैं। बताइए शरद, गुड आफ्टरनून, क्या हलचल है डीलिंग रूम में? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा देखने मिल रही है, और हमारी डीलर रूम में जो है बातचीत चल रही है, और यहाँ पे पेटीएम फोकस में रहेगा,
दिन के ट्रेड में जो है 2 काउंटर्स में जो है बाइंग देखने मिल रही है, HNI सेगमेंट में भी देखने मिल रही है और कुछ DI फंड्स की भी जो बड़े ट्रेड्स देखने मिले हैं, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ये हुई है। अब जो है Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स जो है स्ट्रॉन्ग आए हैं और जून के महीने में 2 म्यूचुअल फंड हाउसेज में नई एंट्रेंस आई है। HSBC म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन दोनों ने जो है नई एंट्री ली है पेटीएम में और ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.71% स्टेक म्यूचुअल फंड हाउसेस का है। ये मार्च शेयर होल्डिंग का है, अभी तक जो है जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं हुआ है, तो ये आंकड़ा जो है बढ़ने वाला है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। हमने जो है प्रीव्यू भी देखी मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट से, यहाँ पे Q1 रेवेन्यू का 4% का एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ होगा सिक्वेंशियली और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी 4 बेसिस पॉइंट से बढ़ के लगभग 55% तक रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 95% यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है नवंबर लो से पिछले साल से, और जो हाईएस्ट टारगेट प्राइस जो आपके फॉरेन ब्रोकरेजेस में वो सिटी का है 1260 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है स्टॉक स्पेसिफिक, और यहाँ पे जो है आगे जाते हुए जो अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है बाजार का मानना है FY26 तक हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो एंड फाइनेंशियल जो लगभग 25% स्टेक होल्ड करती है उनका भी जो है सेलिंग आगे देखने मिल सकता है, तो इसका एक स्टॉक का ओवरहैंग रह सकता है। और ऑन ब्रॉड बेसिस लॉन्ग टर्म बेसिस पे जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज आम एक्सपेक्टेड है लिस्ट होने का, उसमें भी जो है पेटीएम को थोड़ी नेगेटिव रिएक्शंस मिल सकती है। तो ये ओवरऑल पेटीएम का पिक्चर है। पेटीएम इस पर नज़र रखिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे बड़ा सडन मूव आ रहा है, ये देखना जरूरी है। सुदीप जरा BL कश्यप के स्टॉक को देखिए, अभी अभी 7-8% भाग गया, ये एक ब्रेकआउट मूव दिखा रहा है क्या? BL कश्यप 9% ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 47। जी बिल्कुल अजय जी, कि अगर हम ये स्टॉक की ट्रेजेक्टरी देखें पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक 28 से स्टॉक ने एक बार 43-44 तक का मूव किया था, बट अगर हम लास्ट 12 से 15 दिन का ट्रेडिंग एक्शन देखें तो 40 से लेके 43 के एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था, और एक फ्लैग ब्रेकआउट आज हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है और ये कंटिन्यूएशन हम देख पाएंगे अगले कुछ दिनों तक यहाँ पे। तो अगर करंट मौजूदा भाव पे भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, और 45 के स्टॉप लॉस से 51 और 53 के टारगेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे आते हुए देख पाएंगे हम। तो चलिए BL कश्यप पर ये टेक्निकल आउटलुक आपको मिलता हुआ, लेकिन अजय आज भले ही रेंज में है बाजार, लेकिन खबरें बड़ी चटपटी आ रही है। अभी गूगल डूडल पर पानीपुरी की वाहवाही भी हमने देखी, और बुधवार है लेकिन शुक्रवार वाली फीलिंग भी आ रही है क्योंकि आज के दिन एक रिलीज हुई है। अच्छा, बुधवार के दिन भी रिलीज होती है क्या? आइए प्रशांत से एक बार जानने की हमारे इन हाउस टॉम क्रूज हमारे साथ आ चुके हैं। देख लीजिए आप इसको, जरा अपने कैमरे को थोड़ा सा ऐसे एंगल से दिखाइए कि मुझे तो हल्की ये बात लगती है कि प्रशांत जी टॉम क्रूज की झलक मारते हैं। ये देखिए, ये हमारे इन हाउस टॉम क्रूज हैं जो ये बताएंगे कि टॉम क्रूज की कौन सी मूवी आ रही है आज। यार क्या 50 साल के हैं वो? करीब 61 अनबिलीवेबल, क्या जबरदस्त 61 साल की उम्र में वो जिस तरह के स्टंट कर रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को ये कहूंगा कि वो जाके YouTube पे मिशन इम्पॉसिबल की मेकिंग देखें। वो इसमें अपने आप में वो मेकिंग जब आप देखेंगे, ये स्टंट्स आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये स्टंट्स जो उन्होंने रियल परफॉर्म किए हैं, उसकी एक महीने उन्होंने केवल शार्प रिहर्सल की है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में कि ये जो उन्होंने क्लिफ से अपनी मोटरसाइकिल को जंप कराया है, उसी का कितने तो सैकड़ों बार तो उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने लगभग एक बार में आदमी को हार्ट अटैक पड़ जाए, 150 बार तो उन्होंने केवल एक ट्रेजेक्टरी लेने के लिए कि वो शार्प ट्रेजेक्टरी हो उस मोटरसाइकिल की, उसके लिए ये देखनी पड़ेगी। फॉर द लव ऑफ बाइक्स, फॉर द लव ऑफ टॉम क्रूज एक्शन और टॉम क्रूज, उसे कैसे भूल सकते हैं, हम सब तो बड़े हुए हैं। बताइए और क्या खास रहेगा इसमें? तो बिल्कुल टॉम क्रूज की ये स्पाई थ्रिलर जिसके 90s से लोग दीवाने हैं और 1996 से ये सीरीज शुरू हुई। जरा मैं चाहूंगा कि वो ग्राफ हम जरा देखने की कोशिश करें जो इसकी एक कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी को दिखाता है। इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं साल 1996 में पहली जब फिल्म रिलीज हुई तो मात्र 2 करोड़ इसका कह सकते हैं पूरा कलेक्शन था, और इसके बाद इसके कलेक्शन में उछाल आता गया। इसके बाद 7 करोड़, उसकी अगली किस्त 10 करोड़, फिर 46 करोड़, 54 करोड़ और पिछली किस्त 80 करोड़। अब जो ये नई फिल्म आई है इसकी एडवांस बुकिंग फिगर्स बता रहे हैं कि आराम से पहले हफ्ते में ही ये अकेले भारत में 100 करोड़ कमा सकती है। और अंदाजा आप लगाइए, मिशन इम्पॉसिबल की रिलीज इस वक्त जिस वक्त हुई यानी बुधवार को, इवन शुक्रवार तक
हिंदी फिल्मों में कोई बड़ा नाम नहीं रिलीज करने जा रहा अपनी फिल्म। इतना टेरर है टॉम क्रूज की इस फिल्म का कि मार्केट में जिस तरह का क्रेज है, कोई हिंदी फिल्म इसके मुकाबले, कोई बड़ी फिल्म इसके मुकाबले रिलीज को तैयार नहीं है। बात करें तो ये फिल्म लगभग जो है 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। एडवांस बुकिंग फिगर्स कमाल के हैं, 1.5 लाख टिकटें ऑलरेडी एडवांस बुकिंग से इसने कमा ली। और पीवीआर की बात करें तो अकेले 40 से 50 हजार के करीब टिकट बुक हो चुकी हैं एडवांस में पहले दिन के लिए। 5 दिनों का एक लंबा विंडो मिल रहा है और इस 5 दिनों में फिल्म जबरदस्त तरीके से बिजनेस करने वाली है, स्पेशली सैटरडेज और संडेज को, क्योंकि अभी तो वीकडेज हैं, ये नॉन हॉलीडे रिलीज है। लेकिन इन सब के बावजूद नॉन हॉलीडे रिलीज बुधवार, जो कि एक बहुत ही मिड वीक है और वर्किंग डे है, उसके बावजूद आराम से 15 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म लेने वाली है वर्किंग डे के बावजूद। इसके बाद तो ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। आज रिलीज हो रही है जी, बुधवार आप को। हो तभी चुकी मैं कहूं कि आज दोपहर में मानसी जो है पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था मैंने। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही है, शायद मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊं, लेकिन मैंने वहीं उसको रोक दिया कि नहीं सर आप जा नहीं सकते, कोई और है नहीं तो लग रहा है आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बिल्कुल ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने लायक फिल्म भी है। ना सिर्फ मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि आपको वो 2.5 घंटे 3 घंटे जो ये आपकी कुर्सी की पेटी से बांध के रखेगी, इस तरह का। और अब तो पॉपकॉर्न भी सस्ता हो गया है, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पॉपकॉर्न सस्ता हो गया है। चाहे पीवीआर आइनॉक्स को खरीदे ना खरीदे, पॉपकॉर्न सस्ता हो गया है तो इसका बड़ी मजा खुशी तो मिल ले रही ही है। सकते पहले हैं लगता था viewers। कि थोड़ी सी मतलब जान जल जाती थी। हाँ। बिल्कुल 300 रुपए का 400 रुपए का टिकट बहुत बढ़िया पीने और आइनॉक्स में, और 700 रुपए का कोल्ड ड्रिंक, बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया इन चीज़ों को बताने के लिए। ज़रूर देखिएगा, मैं ज़रूर देखूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं जाऊंगा। थोड़ा भाव नीचे आने पे, आईपी में नहीं लेने का मल, थोड़ा नीचे आने का, एक आध लिस्ट हो हफ्ते के जाने बाद देते हैं। आराम से मिल जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाजार में 20 मिनट रह गए बंद होने में। कुछ और स्टॉक्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं जहाँ पे अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं। और राजेश हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुदीप भी हैं, रुचित हैं हमारे साथ, और हमारे साथ है राहुल। बैंक निफ्टी डेज लो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बड़ा बढ़िया मूव आ रहा है। राहुल, ये पिरामिड एंटरप्राइजेज में मूवमेंट चालू हो गया है, ऑलमोस्ट 1000 रुपए के पास, 940 का भाव है। इस भाव से भी लेना बनता है क्या? क्या इसका बॉटम इन प्लेस है? बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ब्रेकआउट हुआ है पिरामिड एंटरप्राइजेस का। वो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, जो बहुत ही हेल्दी साइन है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट 820 से लेके 970 तक ऑलमोस्ट 20% का मूव आया। 20% के मूव के बाद साइडवेज चला गया है और आज फिर से आपको देख रहा है कि अच्छा मूव मिल रहा है, 3% ऊपर है। तो इवन शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक में 980 के ऊपर, जो 1% दूर है। 980 985 के ऊपर अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। लुपिन इस बार रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करने की उम्मीद है। एक्चुअली स्ट्रीट को ऐसा लगता है, एनालिस्ट लोगों को लगता है कि लुपिन का एक तगड़ा नंबर आएगा डेज हाई की तरफ 940। पिछले इसका 6 महीने का ग्राफ लेके आइए, पिछले रिजल्ट्स के बाद से और अब इस रिजल्ट्स के बीच में स्टॉक ऑलमोस्ट 10-12% चल चुका है, और कमेंट्री पिछले रिजल्ट बहुत अच्छी आई थी। राजेश जी, लुपिन पे आपकी नजर है क्या? इस भाव से लेना बनता है क्या? बिल्कुल लेना बनता है, न केवल लुपिन बल्कि इप्का, ये दो ऐसी मिड कैप की फार्मा कंपनी है जहां कुछ दिक्कतों के कारण से बीच में थोड़ी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी होगी। कम से कम 2 या 3 क्वार्टर के लिए किसी की होल्डिंग की इच्छा हो तो मैं समझता हूँ 12 से 15% के अपमूव इन दोनों ही स्टॉक में बिल्कुल बन सकती है। लुपिन पर ये राय, इनफैक्ट डिफेंसिव्स पर एक नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार इस वक्त एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल करीब निफ्टी करीब 60 अंकों की बिकवाली देखते हुए एक रेंज में कामकाज है। 44,600 के पार बैंक निफ्टी में, भले 150 अंकों की कमजोरी है, लेकिन इस रेंज में बैंक निफ्टी भी इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इंडिया फिक्स यानी वॉलेटिलिटी जो है 0.5% की गिरावट दिख रही है। लेकिन आइए बीटीएसटी ट्रेड इस वॉलेटाइल मार्केट में, उठा पटक भरे बाजार में क्या है जानते हैं। आप बताइए सुदीप, बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? मानसी, मेरी तरफ से मानसी जी एक बीटीएसटी ट्रेड है पॉलीकैप। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन का जो एक कंसोलिडेशन था ऊपरी स्तर पे, कल स्टॉक ने बहुत बड़े वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के इजाफे के साथ ये ब्रेकआउट हमने देखा था। और आज भी हम इसमें एक छोटा सा फॉलोअप मूव देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट आज थोड़ा मंदा है, थोड़ा ऊपर से साइडवेज और थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे जो गेन है वो 0.5% है। बट मुझे लग रहा है ये एक अप ट्रेंड में है
और अगले कुछ दिन में हम ये स्टॉक में एक बार 3950 4000 के लेवल भी देख पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसे हम BTST लेके जा सकते हैं, BTST, या फिर एक आध दिन के लिए हम इसको होल्ड भी करें एक आध दिन ज्यादा, तो 3740 के स्टॉप लॉस के साथ 3950 के टारगेट्स मुझे लग रहा है पॉलीकैप पे आ सकते हैं। सडन क्रैक अभी HDFC लेड आया है बाजार में, LTI माइंडट्री वो भी क्रैक हो गया। जरा इंट्राडे लेके आई डॉक्टर साहब, निफ्टी, बैंक निफ्टी और HDFC भी। ये देखिए सडन क्रैक HDFC बैंक में 1% नीचे, और ये खींच के ले जा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी को भी। लेके आई डॉक्टर साहब, ये देखिए 100 पॉइंट बैंक निफ्टी उतर गया पिछले 2 मिनट के अंदर अंदर, और निफ्टी भी लेके आइए। लेकिन ये केस स्मॉल कैप मिड कैप पे नहीं है। डॉक्टर साहब निफ्टी मिल रहा है आपको, ये रहा निफ्टी 60-70 पॉइंट उतरा है 2 मिनट के अंदर। सडन क्रैक है, कुछ स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर जरूर हुए होंगे। निफ्टी ये स्मॉल कैप मिड कैप का एक बार हश्र देख लें। राहुल, ये जो क्रैक आया है इसमें कुछ शॉर्ट करेंगे आप? क्या ये दिक्कत वाली बात है, या कैसे आप BTST क्या करेंगे? BTST के लिए जिंदल 100 अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा शो की शुरुआत में 45-200 जब तक नहीं क्रॉस करता है तो सब रैली सोल्ड किए जाएंगे, जो आपको दिखने को भी मिल रहा है। बट BTST स्पेसिफिकली जिंदल स्टॉक 329 पे चल रहा है, अभी शायद थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है लास्ट 5 मिनट में। स्टॉप लॉस 323 के साथ इसको BTST कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट मिला है स्टॉक में और अभी डेज हाई पे क्लोज हो रहा है जिंदल 100। ओके, डेज हाई पे जिंदल 100 के चार्ट्स को भी लेकर आते हैं BTST ट्रेड्स के तौर पर राहुल की तरफ से। लेकिन IT स्पेस से शुरुआत होगी पहली तिमाही के नतीजों की। TCS, HCL टेक्नोलॉजीज दोनों कंपनियों के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। नंबर्स से ठीक पहले हमने अनुमान भी आपके सामने रखे थे कि किस तरह से IT सेक्टर के नतीजे आ सकते हैं। कंसर्न्स हैं क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट्स के साथ नाता रखता है ये सेक्टर, और इसी के चलते अनुमान भी ऐसे ही कह रहे हैं कि Q1 के नतीजे जो हैं वो चैलेंजिंग रह सकते हैं। नतीजों के अनुमान विस्तार से एक बार अनीशा से समझते हैं, उसके बाद हमारे एनालिस्ट से जानेंगे कि इन स्टॉक्स पर करना क्या चाहिए। अनीशा, आप बताइए TCS, HCL टेक नंबर्स कैसे रह सकते हैं? वेल यस, TCS से ओवरऑल नतीजे जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी म्यूटेड है, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है IT कंपनीज़ के लिए। इसके चलते कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो 0.2 से 0.4% के बीच में आ सकता है। मार्जिन हाउएवर 100 से 120 बेसिस पॉइंट के लिए फॉल हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि जो सैलरी हाइक है उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आता है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मार्जिन शायद 23.4% के आसपास आएगा। जब बॉटम लाइन को देखें तो उसमें एक्चुअली सीक्वेंशियल बेसिस पे एक डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी दिखती है 4 से 5% की, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करना। डील विंस की बात करें तो TCS ने काफ़ी बड़ी डील साइन की है इस क्वार्टर में, चाहे BSNL की बात करें, UK में नेस्ट की बात करें या मार्क्स एंड स्पेंसर्स की बात करें, तो काफ़ी डील साइनिंग एटलीस्ट क्वार्टर गॉन बाय में हुई हैं। तो 10 से 11 बिलियन डॉलर का आसानी से कंपनी अनाउंस कर सकते हैं डील विन। बट जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो आने वाले टाइम के डिमांड एनवायरनमेंट के लिए रहेगा। तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है आने वाले क्वार्टर्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली बार कृतिवासन जो कि नए CEO हैं वो बात करेंगे, तो उनकी कमेंट्री भी काफ़ी क्रिटिकल रहेगी। एंड हेड काउंट का क्या ट्रेंड है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर्स में हमने देखा था कि हेड काउंट एडिशन स्लो होता जा रहा है और ये एक इंडिकेटर माना जा रहा था कि ग्रोथ स्लो डाउन होगा, तो वो क्या जारी है या नहीं। एंड स्ट्रीट काफ़ी बिलीव करी कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी। क्या मैनेजमेंट भी यही मान के चल रहा है? ओवरऑल ईयर का आउटलुक क्या रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा TCS के लिए ट्रैक करना। वेल यस, HCL टेक की बात करें तो अगर आप स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट काफ़ी दिनों का, वही आपको बता देगा कि स्ट्रीट काफ़ी वीक एक्सपेक्टेशन से जा रहा है नंबर्स को लेके। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 0.6 से 0.9% तक का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है टॉप लाइन के बेसिस में, चाहे हम डॉलर रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू या कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें। मार्जिन थोड़ा कैप्ड रहेगा क्योंकि इस क्वार्टर में यूजुअली जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी अपने क्लाइंट्स को पास ऑन करती है, तो 18% देयरअबाउट्स का हम उम्मीद मान के चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में हालांकि 4 से 5% तक का डिक्लाइन हो सकता है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखने को। डील विंस ज़्यादातर फ्लैट रहेंगे, इतना कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो हमने HCL टेक के लिए डील विंस के लिए नहीं देखा है। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉच आउट करने के लिए है वो है वेरियस सेगमेंट्स। ER&D सेगमेंट थोड़ा वीक रहा है, क्या उसमें कोई रिकवरी है? PNP के लिए थोड़ा सीजनली वीक होता है तो उसमें थोड़ी स्लगिशनेस की उम्मीद है, बट IT सर्विसेज अच्छा कर रहा है, तो क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है नहीं होता, बिकॉज इसको ही लेके अल्टीमेटली ईयर की
गाइडेंस के लिए भी लोग फैक्टर इन करना शुरू करेंगे। अभी कंपनी बात करिए टोटल 6 से 8% का ग्रोथ, क्या वो मेंटेन रहेगा? मार्जिन 18 से 19% के बीच में हो सकता है क्या? एंड वो 19 से 20% तक का जो बैंड था जो पहले एस्पायर कर रहे थे वो वापस कब तक आएगा? तो काफ़ी क्वेश्चंस है मैनेजमेंट के लिए ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट, हेडकाउंट ट्रेंड्स पर, बट ओवरऑल थोड़ा वीक एंड सबड्यूड एक्सपेक्टेशन है HCLTech से। बिल्कुल अनिशा, शुक्रिया ये दोनों नंबर्स के ठीक पहले अनुमान हमें बताने के लिए। राजेश जी, सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस हैं आईटी सेक्टर के लिए, ओवरऑल सेक्टर के लिए ही, और HCL टेक्नोलॉजीज और TCS का भी इसी तरह का अनुमान निकल कर आ रहा है। आईटी सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा, एक्सपेक्टेशन बहुत सबड्यूडेड है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। कई जगह रिसेशन की बातें हो रही है, इन्फ्लेशन अपने हाइस पे है, फिर वो चाहे यूएस का हो या डोमेस्टिक हो। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आज शाम को ही आने वाला है, जो बहुत कुछ ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में फेड की क्या राय रहेगी या क्या स्टैंस रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो दिग्गज कंपनियां हैं, फिर वो चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ये सब अपने हाई से करीब करीब 20, 30, 35% तक नीचे ट्रेड कर रही हैं और वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। एनवायरनमेंट खराब है, ये सबको पता है, लेकिन डील विंस हो रही हैं। एट्रिशन जो कि एक बड़ा सरदर्द था कुछ क्वार्टर्स पहले, वो पीछे छूट गया है। आज ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि इन्फोसिस ने अभी तक कोई सैलरी हाइक की नहीं है, कि जो नॉर्मली वो लोग जून में कर दिया करते थे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पॉजिटिव साइड में भी जा रही है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी गिरावट रिजल्ट्स के कारण से आती है। कुछ 19-21 होता है, TCS 3000 के आसपास मिलने लगता है, तो एक अच्छा बाय कॉल हो सकता है जो कि मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हो। हमारी पसंद अगर इसमें पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि अगर लार्ज कैप में देखना हो तो इन्फोसिस बेहतर स्थिति में है, और मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड बेहतर स्थिति में है। क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड में हम इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि उनका जो रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है वो डिजिटल के साइड से आता है, और डिजिटल इस वक्त अच्छे रुझान में है, अच्छे ऑर्डर विंस है वहां पे, और एक अच्छी बढ़त हो सकती है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में हम समझते हैं कि 1100, 1150 के टारगेट के साथ यहाँ पे निवेश करना चाहिए, और इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। एक स्टॉक के बारे में बात करना जरूरी है राहुल से। JB Chem आज 9% ऊपर है, बड़ा मूव हमने देखा है उसमें। क्या टारगेट बन सकते हैं? ग्रोथ बहुत सॉलिड आई है, एक्चुअली डोमेस्टिक ग्रोथ JB Chem की बहुत अच्छी आई है। राहुल, चार्ट्स? JB Chem ना? जी हाँ। ओके, ये जो आज का अपमूव आपको दिख रहा है वो आप नोटिस करेंगे बिल्कुल सस्टेन, आई एम सॉरी, JB Chem बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ है, क्योंकि 2776 शायद हाई है आज का डेट का, और 2600 पे चल रहा है। ऑलरेडी 170 रुपए सेल ऑफ हुआ है, 8-9% का सेल ऑफ हुआ है हाई से। एक और बात है कि ये ओवरस्ट्रेच्ड ऑन बोलिंजर बैंड्स लग रहा है, तो अभी तो बाय करना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर बाय करना है तो मोमेंटम के साथ बाय करना होगा। बाय लेवल होगा 2685 के अबव, आई रिपीट 2685 के अबव बाइंग की सोच सकते हैं, या डाउन साइड में आप नोटिस करेंगे 2450 के आसपास बाय कर सकते हैं। तो अभी एकदम बीच में है, तो बाय इनिशिएट करना मुनासिब नहीं होगा, स्पेशली बिकॉज ऑलमोस्ट 10% शेव ऑफ हो चुका है डे के हाई से। चलिए, न्यूज़ फ्लो है, उसका इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं हम। JB केमिकल्स के स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती तो नजर आ रही है, लेकिन एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज को देखें, फिर से आज उछाल देख रही है, और महज 2 दिनों में अगर देखेंगे स्टॉक करीब 3% चढ़ गया है। आज तो अपर सर्किट है स्टॉक में। लेकिन सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज़ फ्लो है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस स्पेस से इन्हें ड्रोन सिस्टम के लिए 120 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, और ये ऑर्डर विंस हैं जिसके चलते जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज रेडार पर भी है। अच्छी मजबूती, ऑफकोर्स आज अपर सर्किट है, अदरवाइज आपके व्यूज क्या होंगे? मानसी जी, ये जो स्टॉक है, जो हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से डिफेंस के रिलेटेड इतने सारे न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, तो छोटे छोटे स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, ये सब में एक अच्छा मूव आया है। और जेन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो आज जो 20% का सर्किट है, कल भी ये स्टॉक ऊपर था। इसमें 440 के ऊपर एक रेजिस्टेंस था स्टॉक। जैसे ही स्टॉक ने इसके ऊपर सस्टेन किया, हमने देखा कि ये 2 दिन में तकरीबन अराउंड 150 रुपए, 125-150 रुपए ये स्टॉक भाग चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये एक इसकी फ्रेश चाल शुरू हुई है। यहाँ से स्टॉक कम से कम मुझे लग रहा है 650-670 तक जा सकता है, और इसके लिए 525 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो चलिए, ये राय इस वक्त जेन टेक्नोलॉजीज पर आपको मिल रही है।
इसके अलावा बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और एक टाइट रेंज में ड्यूरिंग द डे मार्केट को हमने देखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, एक रेंज में, एक दायरे में ही कामकाज देखने को मिला और ये दायरा जो है बरकरार रहा दिन के दौरान। लेकिन ये गेंस या कह सकते हैं हल्के से दायरे के साथ रेंज बाउंड सेशन भी जो था वो फ्रिजल आउट होता और कमजोरी के साथ इस वक्त बाजार जो है क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से अगर इस कमजोरी में कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी बात करेंगे, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आप देखेंगे कोटक बैंक, ONGC, JSW स्टील, सन फार्मा, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स जिनमें हमने देखा कि सपोर्ट बिल्ट होते हुए दिखे। लेकिन इसके ठीक विपरीत HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, L&T, TCS जैसे स्टॉक्स भी थे। HDFC लिमिटेड ध्यान रखें लास्ट डे इनफैक्ट और उसके बाद मर्जर और उसके ठीक बाद HDFC बैंक पर खास तौर से नजर रहेगा। लेकिन इस खबर के ठीक साथ साथ HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में कमजोरी रही और LTI माइंडट्री जो कि इस एडजस्टमेंट का हिस्सा बनेगा उसमें भी आज हमने कमजोरी के साथ ही ट्रेड देखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1044 एडवांसेस के सामने 1033 डिक्लाइन। तो क्लियरली हम देख रहे हैं 50-50 स्टांस है मार्केट का। जितने एडवांसेस हैं करीब करीब उतने ही डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं और मार्केट का अंडरटोन जो है वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले जो है कॉशियस होता हुआ देखने को मिला है। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में कहां पर हमने मूवमेंट देखी, ऑटो एंसिलरी के चाल में अच्छा खासा एक्शन था और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज अच्छा चल भी रहे थे। भले ही ऑटो सेक्टर में इतने अच्छे मूव्स ना हो लेकिन एंसिलरीज में जय भारत मारुति में हमने देखा करीब 2 दिन में अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिला। आज भी अपर सर्किट के साथ ही स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। सुंदरम ब्रेक और साथ ही ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी 8% तक के मूव्स आज के सत्र में ही देखने को मिले। हैवी वेट्स की अगर आप बात करेंगे तो हैवी वेट्स में IT स्पेस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। बाजार बंद होने के बाद TCS, HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे आएंगे। नतीजों से ठीक पहले सबड्यूड नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर नंबर्स आते हैं तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में जब बाजार खुलेंगे IT सेक्टर में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं इस पर खास नजर रखनी होगी। हालांकि इस वक्त अगर देखें तो जानकारों का, एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि हैवी वेट्स को एक बार के लिए वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। मिड कैप IT प्लेस पे अब भी नजर बनाई जा सकती है। इसके अलावा GST को लेकर जितने भी बदलाव होते हुए दिखे इनका एक इम्पैक्ट हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लिस्टेड प्लेयर्स पे देखा। पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने मल्टीप्लेक्स जैसे PVR आइनॉक्स स्टॉक पर भी देखा। लेकिन खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग जो है आज चर्चा का हिस्सा बना रहा क्योंकि GST दरें बढ़ने से गेमिंग कंपनियों के शेयरों पर खासतौर से दबाव दिखा। डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में हमने देखा। इनफैक्ट डेल्टा कॉर्प में तो करीब 22% की गिरावट, सबसे ज्यादा डाउन ट्रेंड वहां पर देखने को मिले इस खबर से, क्योंकि इस खबर का सीधा असर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है डेल्टा कॉर्प के कामकाज पर, के कारोबार पर पड़ता दिखेगा। वहीं नजारा टेक में भी गिरावट जरूर दिखी लेकिन वो गिरावट इतनी बड़ी डेल्टा कॉर्प के कंपेरिजन में नहीं थी। करीब 4% तक की गिरावट हमने देखी। एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ी अभी कंपनी जिसका डिस्कशन हमने किया, जेन टेक्नोलॉजीज, एक ऑर्डर विन की चलती स्टॉक फोकस में रहा। डिफेंस क्षेत्र से इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखे और इसी का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, मसगांव डॉक में अच्छी मजबूती। वहीं एलगी इक्विपमेंट्स भी आज सुबह से चलता रहा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और PSU बैंक्स की लिस्ट में PSU बैंक्स का पलड़ा इस वक्त भारी। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 19,382 के लेवल्स पर। निफ्टी में करीब 60 अंकों की गिरावट है। गिरावट जो है आखिरी घंटे में और ज्यादा गहराई है तो बिकवाली का दबाव देखते हुए निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी ऐसी नजर आई, करीब 100 अंकों की बिकवाली वहां पर 44,658 के स्तरों पर और साथ ही 250 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में 65,394 के लेवल्स पर इस वक्त क्लोजिंग हम देख रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप से उम्मीदें जरूर हैं लेकिन बाजार में आज हमने देखा एक रेंज बाउंड सेशन। सुदीप, राहुल और राजेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और क्लोजिंग कॉल्स में अपना समय हमें देने के लिए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं लेकिन खबरों का सिलसिला ET Now स्वदेश पर लगातार जारी है। आप बने रहें। नमस्कार।